तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। चलिए, सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, यही ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, है ना। चलिए, तो हम लोग डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम लोग CGL 2023 टीयर 1 का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरे 25 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक क्लास में, है ना। तो अभी कुछ कारणवश मुझे कहीं जाना पड़ रहा है ना, कुछ कारणवश मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा। इसके वजह से मैंने रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए कर दिया है ना, क्लास को रिकॉर्ड कर दिया है। ये क्लास आपका वही 8 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। 8 बजे ये आपको क्लास मिल जाएगा। ये क्लास इसलिए है क्योंकि लाइव में आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में अगर 1-2 सप्ताह प्रैक्टिस छूट जाए तो क्या होता है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है ना। तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, कंटिन्यूटी छूटे ना, इसी वजह से मैंने क्या किया, रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए बनाकर रख दिया है ना, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस चलता रहे। अब ये है कि आपको डाउट वगैरह हो तो डाउट वगैरह कैसे करेंगे, कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं। नहीं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आप डाउट पूछ सकते हैं। दोनों जगह मैं कमेंट में भी देखता रहूँगा, है ना। जितने भी कमेंट आएंगे मैं देखता रहूँगा। प्लस अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में कुछ पोस्ट करते हैं वो भी मैं देखता रहूँगा। दोनों जगह अवेलेबल रहूँगा, ठीक है जी। बस लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। चलिए, तो लाइव क्लास नहीं है तो रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग 20 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे ना। SSC CGL टीयर 1 2023 का 20 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, है ना। बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ x + y + z = 4 एंड x² + y² + z² = 12 देन फाइंड xy + yz + xz। आपसे क्या बोला है कि ये x + y + z का वैल्यू 4 दे दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, ये वही फॉर्मूला लग जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर लिखिए या फिर x + y + z का होल स्क्वायर लिखिए। क्या होगा, x² + y² + z² + 2ab, सॉरी ab नहीं, यहाँ पे x है तो xy हो जाएगा, xy + yz + xz, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग सीधे निकाल सकते हैं ना, आंसर सीधे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर a + b + c कुछ दिया हुआ है, आपका a² + b² + c² कुछ दिया हुआ है, आपसे ab + bc + ca पूछा, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस a² + b² + c² का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सेम यहाँ पे अगर आपको निकालना है xy + yz + xz, ये आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, x + y + z का होल स्क्वायर माइनस ये करेंगे, ये इधर आ जाएगा, है ना। माइनस ये, अगर ये जो टर्म है, ये जो तीनों टर्म है, ये क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो x + y + z का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x² + y² + z²। और ये निकालना है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या होगा, आपका x + y + z का होल स्क्वायर यानी 16, कितना हो गया 16, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, x² + y² + z² का वैल्यू यानी 12, क्या करेंगे 12, और डिवाइड किससे करेंगे जी, डिवाइड करेंगे 2 से। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो गया आपका xy + yz + xz, ठीक है जी। ये आपका इसके बराबर हो गया, तो ये हो गया आपका 4/2, ये हो गया आपका 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो डायरेक्ट आपने निकाल लिया यहाँ से, है ना। चलिए, अगला सवाल देखते हैं कि A, B and C can do a work in 10 days, 15 days and 20 days respectively. They finished that work together and got rupees 2600 as wages. Find C's wage। ठीक है, A, B और C एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किए। C की मजदूरी ज्ञात करें, है ना। दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा कि A, B और C, ठीक है। A अकेला काम को 10 दिनों में कर सकता है कोई काम को, B जो है आप कितना कर सकता है, B जो है आपका 15 दिन में कर सकता है, और C जो है आपका 60 दिनों में कर सकता है। जब काम तीनों मिलकर काम करते हैं ना, तीनों साथ मिलकर काम करते हैं और काम कंप्लीट करने के बाद 2600 रुपया टोटल वेज मिलता है। कितना मिलता है, 2600 रुपया तीनों को मिलाकर मिलता है। तो बताइए इसमें से C का कितना हिस्सा होगा, है ना। C का कितना हिस्सा होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप देखें टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो है आपका 2:3:4, ठीक है, 2:3:4। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो हो जाएगा आपका 6 रेशियो, यहाँ हो जाएगा, आप क्या करेंगे सबसे पहले 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे और हर
जो टर्म है यहाँ पे जितने भी टर्म है सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 को 12 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 1/3 को 12 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं ना एफिशिएंसी, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा मेथड आपको पता है कि ए कोई काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी काम को 15 दिनों में कर सकता है ना। बी काम को दूसरा क्या करेंगे आप, बी काम को 15 दिनों में कर सकता है और सी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, टोटल वर्क निकालेंगे जो कि आपका 60 होगा। अब यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या क्या एफिशिएंसी आएगा जी, इसका आएगा 6, इसका आएगा 4 और इसका आएगा 3। तो देखिए 6 4 3 आ गया ना, 6 4 3। तो वेज आपको निकालना है ना, वेज आपको फाइंड करना है। तो आपको एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्या करे पड़ेगी, एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी, अगर आपको वेज निकालना है तो, है ना। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए 2600 रुपया सब मिलाकर मिलता है ना, तीनों को 2600 रुपया मिलता है। तो सी को कितना मिलेगा, तो तीनों का अगर एफिशिएंसी देखें तो ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 4 है और सी का एफिशिएंसी 3 है। तो जिस रेशियो में एफिशिएंसी है ना, जिस रेशियो में आपका एफिशिएंसी है उसी रेशियो में आपका पैसा डिवाइड होगा, ये याद रखिएगा, है ना। जिस रेशियो में आपका एफिशिएंसी है उसी रेशियो में आपका पैसा डिवाइड होगा। तो रेशियो आपका क्या है, 6:4:13, सॉरी 6:4:3, यानी टोटल हो गया आपका वैल्यू 13। तो 13 का वैल्यू किसके बराबर है, 2600 के बराबर है ना। यहाँ पे देखिए 6 4 10 और 3 13, यानी सम ऑफ एफिशिएंसी कितना है, तीनों का एफिशिएंसी का सम है 13 यूनिट, 13 यूनिट, और पैसा कितना मिला 2600, है ना। तो 13 का वैल्यू किसके बराबर है, 2600 के बराबर है। तो एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू 200 के बराबर होगा। तो सी को कितना मिल रहा है, सी को 3 यूनिट पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3 यूनिट। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 का वैल्यू होगा 600 रुपया के बराबर। तो 600 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 1.2 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 51 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन द वेट ऑफ द न्यू मैन इज, है ना। 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 बढ़ जाता है, केजी बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है। सिंपल क्वेश्चन समझिएगा। सिंपल क्या है कि 15 लोगों का ग्रुप है, 15 लोगों का एक ग्रुप है ना, जिसमें सब जो लोग हैं, है ना, उसका क्या है, 15 लोगों का ग्रुप में सबका जो वेट है, सबका वेट क्या है, वो 1.2 kg से बढ़ जाता है। एवरेज वेट क्या हो जाता है, 1.2 kg से बढ़ जाता है ना। एवरेज 15 लोगों का ग्रुप है, उसका एवरेज क्या होता है 1.2 से बढ़ जाता है जब 51 kg का एक आदमी छोड़ देता है ग्रुप और एक नया आदमी ज्वाइन करता है। सिंपल समझिएगा, है ना। देखिए समझिएगा सिंपल से कि मान लीजिए टोटल यहाँ पे 15 लोगों का ग्रुप था, है ना, 15 लोगों का ग्रुप था, 15 पीपल, उसका कुछ एवरेज होगा, मान लीजिए x होगा कुछ एवरेज, ठीक है जी, x होगा एवरेज। अब क्या हुआ, अब जो है समझिएगा यहाँ 15 लोगों का एवरेज था, अब 15 लोगों का एवरेज में से 14 लोग था, 14% था, और यहाँ पे मान लीजिए जो एक यहाँ से यहाँ 14 आदमी है और एक ये 15 आदमी है। तो ये जो 14 आदमी है इनका एवरेज अभी भी x ही होगा, लेकिन अभी क्या है, अब क्या है कि एक आदमी जो है यहाँ से निकल जाता है ना, एक आदमी यहाँ से निकल जाता है। ये जो आदमी है इसका वेट कितना है 51 kg, ठीक है। ये 51 kg वाला आदमी बाहर चला जाता है, ग्रुप से बाहर चला जाता है, और उसके बदले एक दूसरा आदमी आता है जिसका मान लेते हैं नाम है डी, यानी दूसरा आदमी, ठीक है। ये दूसरा आदमी आता है और ग्रुप का एवरेज क्या हो जाता है आपका x प्लस 1.2 हो जाता है, यानी ग्रुप का एवरेज क्या होता है 1.2 से बढ़ जाता है। पहले अगर ग्रुप का एवरेज 20 था तो अब क्या हो जाएगा 21.2, ठीक है जी, क्लियर है। मतलब 15 आदमी का ग्रुप था, उसमें से 51 kg वाला आदमी ये लेफ्ट छोड़ देता है। जब ये छोड़ देता है तो उसके बदले कौन ज्वाइन करता है, एक दूसरा आदमी जिसका नाम है डी। जब वो ज्वाइन करता है तो ग्रुप का एवरेज पहले x था, अब क्या हो जाएगा 1x प्लस 1.2, ठीक है जी। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया, है ना। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझिएगा, कि आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, है ना। कि 15 लोगों का ग्रुप है, एक आदमी छोड़ देता है जिसका वेट कितना है 51 kg, उसके बदले दूसरा आदमी आता है। जब दूसरा आदमी आता है तो ये जो ग्रुप है ये आपका 15 लोग हो गया, है ना, 15 पीपल हो गया, 14 प्लस ये दूसरा आदमी 15 आदमी हो गया। इसका एवरेज क्या हो जाता है x प्लस 1.2, यानी 1.2 से बढ़ जाता है, ठीक है जी। अब देखिए जब ये यहाँ से यहाँ तक 14 आदमी था, है ना, यहाँ से यहाँ तक 14 आदमी था, और ये जो 15वां आदमी था उसका वेट कितना था 51 kg। समझाने के लिए मैं ये आपका सॉल्यूशन इस तरह बनेगा, ठीक है। 51 kg था, तो ये जब गया, ठीक है, तो अपना 51 kg लेके चला गया, है ना, अपना 51 kg लेके चला गया। तो इसमें से 51
कम हो गया होगा, लेकिन जब वो दूसरा आदमी आया तो सबका एवरेज 1.2 से बढ़ गया, है ना, सबका एवरेज क्या हो गया 1.2 से बढ़ गया, यानी वो तो अपना वेट लाया ही लाया, साथ में 15 लोगों का 1.2 kg का वेट बढ़ा दिया। समझ में आया? देखिए, नहीं समझ में आया तो समझिएगा कि जो ये 15वां आदमी था, इसके बदले जो दूसरा आदमी आया, ठीक है, दूसरा आदमी के आने की वजह से एवरेज वेट क्या हुआ, बढ़ गया। एवरेज वेट क्या हुआ, बढ़ गया। जब एवरेज वेट बढ़ गया उसका मतलब क्या है, जब वेट बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, उसका मतलब उसका 51 से ज़्यादा होगा, है ना, उसका वेट क्या होगा, 51 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 51 से ज़्यादा कितना होगा, तो पहले तो 51 तो होगा ही होगा, है ना, 51 तो होगा ही होगा। जब वेट वो बढ़ा रहा है तो 51 से ज़्यादा ही होगा, तो 51 तो होगा ही होगा, प्लस वो सबका वेट कितना बढ़ा दिया, सबका वेट 1.2 kg से बढ़ा दिया, है ना। एवरेज वेट अगर 1.2 kg से बढ़ गया तो सबका 1.2 kg से बढ़ गया, यानी यहाँ पे जो 14 आदमी था सबका वेट क्या हो गया, 1.2 से बढ़ गया। 1.2 हर एक का क्या हुआ, 1.2 से बढ़ा दिया, है ना। तो समझिए 14 गुना 1.2 और साथ में यहाँ पे एवरेज क्या है, 15 लोगों का एवरेज है, साथ में अपना भी एक 1.2 बढ़ाएगा, है ना। तो यानी 15 लोगों का 1.2 वेट बढ़ाकर वो आया, है ना, 15 लोगों का 1.2 वेट बढ़ाकर आया, यानी 51 प्लस 15 का 15 गुना 1.2, ठीक है जी। यानी 51 तो वेट उसका होगा ही होगा, है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। 51 तो वेट उसका होगा ही होगा, लेकिन साथ में एवरेज वेट जो ग्रुप का 1.2 kg जो उसने बढ़ा दिया, तो इन लोग का जो वेट पहले था वो तो था ही, है ना। पहले मान लीजिए सब मिलाकर जो वेट था, W कुछ भी होगा, है ना, वो तो था ही था, वेट में तो उसका चेंज नहीं होगा। लेकिन जब एवरेज बढ़ गया तो एवरेज किसके वजह से बढ़ा, एवरेज किसके वजह से बढ़ा, एवरेज इस भाई साहब की वजह से बढ़ा जो 51 kg वाला था, तो उसके वजह से बढ़ा, और उसने क्या किया, एवरेज 1.2 kg बढ़ा दिया। इसका मतलब कि वो हर आदमी का 1.2 kg वेट बढ़ा दिया, यानी 15 आदमी का 1.2 बढ़ा दिया, तो 15 गुना 1.2 हो जाएगा, है ना। 51 प्लस दिस आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 51 प्लस ये हो जाएगा 18, तो 69 kg होगा उसका करेक्ट आंसर, कि 69 kg वाला आदमी होगा, ठीक है। जो नया आदमी होगा उसका वेट क्या होगा, 69 kg, ठीक है जी। क्लियर है, बात समझ में आया? जो नया आदमी होगा वो उसका वेट क्या होगा, 69 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप मेथड से जाएंगे ना, इसको मेथड से भी बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 15 आदमी है ना, 15 आदमी है, देखिए 15 आदमी है, उसका एवरेज वेट हम मान लेते हैं x, है ना। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, अगर एवरेज वेट क्या है 15 आदमी, उसका एवरेज वेट मान लेते हैं x, तो ये टोटल वेट हो गया, है ना, ये टोटल वेट हो गया। अब उसमें से 51 kg का एक आदमी चला गया, ठीक है, 51 kg का एक आदमी चला गया, और नया आदमी आया, उसका हम मान लेते हैं वेट y है, क्या है, y है, उसका वेट y है, ठीक है जी। और जब नया आदमी आया उसका वेट क्या हो गया, ये आ गया टोटल वेट, उसमें 51 kg वाला चला गया, और नया आदमी आया उसका वेट क्या है, y है। अब एवरेज क्या वेट क्या हो गया, अब हम देखेंगे तो डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो एवरेज वेट क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1.2, ठीक है जी। पहले था आपका 15x, है ना, 15x माइनस 51y प्लस वाई, सॉरी 51 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 15, है ना। नया आदमी आया y kg वाला, अब डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो एवरेज वेट क्या हो जाएगा, पहले x था अब 1.2 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर आप मेथड से जाएंगे तो ऐसे होगा, तो ये हो गया आपका 15x माइनस 51 प्लस वाई बराबर 15x प्लस 15 गुना 1.2। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 15x कट जाएगा, है ना, 15x क्या हो जाएगा, 15x कट जाएगा, तो y बराबर क्या आया, अल्टीमेटली आपका 51 प्लस 15 गुना 1.2 आया। देखिए यही आया ना, यही वाला आया, 51 प्लस 15 गुना 1.2, यही आया ना, ठीक है जी। क्लियर है, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे, है ना। चलिए कोई डाउट है तो बताइएगा ना। इस तरह में क्या होता है, डायरेक्ट ये जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे कैसे करेंगे, है ना। तो ये दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेट कीजिएगा, और ये होगा कैसे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 210a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये साइन 2a के बराबर है। किसके बराबर है, साइन 2a के बराबर है ना। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन ए कॉस ए, एक ये होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a का, दूसरा फॉर्मूला होता है जो आपको ऊपर लिखा हुआ है 210a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, दूसरा फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है जी। क्लियर है। अगर आपसे बोला जाए cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, अगर cos 2a का फॉर्मूला 10 के टर्म में देखेंगे, cos 2a तो ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए,
ये cos 2a होता है। और tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a होता है आपका 2tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है जी, ये होता है tan 2a। और अगर cos 2a का अगर दूसरा फार्मूला आप देखना चाहें तो क्या हो जाता है, cos 2a का दूसरा फार्मूला होता है, एक होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है आपका। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये आपका cos 2a का 3 फार्मूला और होता है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा sin 2a। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन अ फैक्ट्री अ पीस ऑफ वर्क इज completed by Raima in 15 days while Joe can finish it in 10 days. The factory manager has to complete the work as soon as possible and so he ordered Joe and Raima to work together. How many days will they take to complete the work? सिंपल क्वेश्चन है कि एक कोई फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है, जबकि जोई उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। फैक्ट्री मैनेजर चाहता है कि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो, है ना, काम जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसलिए वो दोनों को बोलता है कि भाई तुम लोग दोनों साथ में काम करो, दोनों साथ में काम करो। तो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम में काम खत्म होगा। तो राइमा जो है सीधा आपका राइमा 15 दिन में काम कर सकती है, जो है आपका 10 दिन में काम करता है। यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो 30 टोटल काम, इसका 2 एफिशिएंसी, इसका 3 एफिशिएंसी, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 30/3 और 2 5, तो हो जाएगा आपका 6 दिन। सिंपल था, है ना, सिंपल था, क्लियर है। कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना। क्या किया हमने, राइमा और जो का क्या लिया, टोटल नंबर ऑफ डेज से हम लोग ने टोटल काम निकाल लिया, ये टोटल वर्क हो गया। राइमा का एफिशिएंसी 2 हो गया, जो का एफिशिएंसी 3 हो गया। तो एक दिन में राइमा और जो 5 काम करते हैं, तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 30/5 यानी 6 दिन। तो 6 दिन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन्स 5/9%। हाउ मच डज ही गिव फॉर 1 kg। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5 जमा 5/9 प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 kg के बजाय कितने फल देता है। ये समझिए, क्वेश्चन बढ़िया है कि एक शॉपकीपर जो है, ठीक है, बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस में सामान तो बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में सामान बेच रहे हैं, लेकिन वो चीट करता है। क्या करता है, चीटिंग करता है। और चीटिंग करने की वजह से कितना फ़ायदा कमाता है, 5 होल 5/19%, 5 होल 5/19% का वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है जी, प्रॉफिट कमा रहा है आपका 5 होल 5/19%। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 5 होल 5/19% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो इसका होता है 1/19। कितना होता है, 1/19, है ना। यानी क्या है, यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट कमा रहा है 1/19, है ना। देखिए 5 9 19 25 95 और 5 100, है ना, 100/19 हो जाता है ना, तो ये 1/19 हो गया। ठीक है जी, 1/19 हो गया, है ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1/19। तो यहाँ पे देखिए, जब भी प्रॉफिट आप लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ प्रॉफिट इक्वल टू 20%, क्या लिखते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू 20%, तो आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं 1/5। तो ये 5 क्या बताता है जी, ये 5 आपका बताता है कॉस्ट प्राइस। कितना बताता है, कॉस्ट प्राइस। और ये क्या बताता है, ये आपका जो प्रॉफिट हुआ सो, है ना। ये 5 यूनिट बताता है कॉस्ट प्राइस और 1 बताता है क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 19 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और ये 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी आपका प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 19 + 1, ये हो जाएगा आपका 20 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आया। 20 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि 1 किलो क्या था, ये फ्रूट था, है ना। 1 किलो फ्रूट का दाम 1000 रुपया है, यानी 1 ग्राम फ्रूट का दाम 1 रुपया है। तो 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम फ्रूट का दाम कितना होगा, 1000 रुपया होगा। ठीक है जी, तो 1000 रुपया में वो 1000 ग्राम फ्रूट बेचता है। ठीक है, 1000 रुपया में 1000 ग्राम फ्रूट बेचता है, यानी पे आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया जी आपका 1000 ग्राम। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सॉरी 1000 रुपया, है ना। अगर 1 ग्राम फ्रूट का दाम 1 रुपया है तो 1000 ग्राम फ्रूट का दाम कितना होगा, 1000 रुपया होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया जी, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 1000 रुपया। यानी 20 का वैल्यू किसके बराबर, 20 का वैल्यू आपका 1000 के बराबर। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर, नहीं सॉरी 50 के बराबर। 1 का वैल्यू क्या होगा, 50 के बराबर। तो 19 का वैल्यू क्या होगा, 19 का वैल्यू होगा 950 के बराबर। ठीक है, यानी वो 950 का सामान कितने में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है। 950 का सामान कितने में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है। ठीक है जी, 950 का सामान कितने में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है। खरीद के ला रहा है 950 रुपया में, बेच रहा है 1000 रुपया में। तो 950 रुपया में कितना ग्राम
फ्रूट खरीदेगा 950 रुपये में कितना ग्राम फ्रूट खरीदेगा, 950 ग्राम खरीदेगा। तो 950 ग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो 1 किलो के बजाय वो सिर्फ 950 ग्राम ही देता है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे आप सीधे 1 रुपया में जो मैंने बोला कि ये मैंने समझाने के लिए चीज़ें बताई है कि 1 रुपया में 1 ग्राम खरीदता है तो 1 किलो का 1 किलो का 1000 रुपया पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने समझाने के लिए कि सेलिंग प्राइस तो रुपया में होगा, केजी में नहीं होगा। लेकिन आप केजी में भी कर सकते हैं कि अगर 1 केजी बेचता है ना, तो यहाँ पे अगर देखें तो बेच कितना रहा है, 20 यूनिट बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 20 यूनिट बेच रहा है। 20 यूनिट में 1 केजी बेचता है, यानी 20 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1000। 20 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के बराबर। 20 का वैल्यू 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो 19 का वैल्यू क्या होगा, 950 ग्राम के बराबर। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हैं, मैंने पैसा से इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए, है ना, समझ में आए। तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि वो बेच कितना रहा है जी, बेच रहा है आपका 1 केजी, 1 केजी बेच रहा है। ठीक है जी, यानी बेच रहा है आपका 1 केजी, और बेच कितना रहा है, यहाँ पे 20 यूनिट बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 20 यूनिट बेच रहा है, यानी 20 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1000 ग्राम के बराबर है। तो उसने खरीदा कितना होगा, खरीदा उसने कितना है, 19 खरीदा है। कितना खरीदा है, 19। तो 19 का वैल्यू क्या होगा, 950 ग्राम होगा। सीधे आप 950 ग्राम इसका आंसर लगा देते हैं, है ना। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 18 days रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क एट इट ऑल्टरनेटिवली ए बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। ठीक है, ए और बी कोई काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर देते हैं। ठीक है जी, अगर दोनों ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं, ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं, और ए काम स्टार्ट करता है, तो बताइए काम कितने दिनों में फिनिश होगा। तो ए कोई काम को आपका 12 दिन में करता है, बी जो है काम को 18 दिनों में करता है। टोटल काम क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे 36, यानी ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2। ठीक है जी, ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2। काम जो है ए स्टार्ट करता है, काम ए स्टार्ट करता है, यानी पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी करेगा। ठीक है जी, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर कौन करेगा, फिर आपका ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरह काम चलते रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है भाई, अब देखो ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है, बी जो है 1 दिन में 2 काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 काम जो है आपका 2 दिन में हो गया, है ना। 5 काम कितने दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया। अब मैंने अल्टरनेट डेज वाले में आपको क्या बताया कि जो टोटल वर्क है ना, यहाँ पे 36 और 2 दिन या 3 दिन जितने भी अल्टरनेट डेज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सीक्वेंस बनता है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे 2-2 दिन का सीक्वेंस बन रहा है। 3 दिन होगा तो 3 आदमी होगा तो 3-3 दिन का सीक्वेंस बनेगा, है ना। तो 2 दिन का अगर सीक्वेंस में देखें तो 5 काम हो रहा है। तो ये 5 काम 2 दिन में हो रहा है, तो ये 5 का जो 36 के पहले नियरेस्ट मल्टीपल है, वहाँ तक का काम आप निकालिए कि कितना दिन में होगा। तो अगर हम देखें 36 के पहले 35 ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, 35 ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। तो अगर हम देखें तो 35 काम कितने टाइम में हो जाएगा, 35 काम। ठीक है, 35 काम यहाँ गुना 7 हो रहा है, तो यहाँ भी गुना 7 होगा। तो 35 काम 14 दिन में हो जाएगा। 14 दिन में 35 काम हो गया। 35 काम 14 दिन में हो गया। जब 14 दिन में काम कंप्लीट हुआ, यानी बी 14वां दिन किया होगा, है ना। तो 15वां दिन कौन करेगा, 15th डे कौन करेगा, फिर से ए करेगा। तो ए एक काम कर लेगा 15वां दिन, है ना। ए क्या करेगा, एक काम कर लेगा कब, 15वां दिन। तो यहाँ पे एक काम जोड़ दीजिए, तो यानी 36 काम जो है आपका, 36 काम ए को कितना दिन में लगेगा, ए को लगेगा यहाँ पे, ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है। ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है, तो एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 1/3 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 1/3 दिन। तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है जी, तो यह हो जाएगा 14 डे। क्या हो जाएगा आंसर, 14 + 1/3, दैट इज आपका क्या होता है, 14 होल 1/3 डे। 14 होल 1/3 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, है ना, आपको अल्टरनेट डेज में निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है, देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, द एंगल फाउंड बाय एनी साइड ऑफ द एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स। अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है। ये आपका दिया हुआ है। तो आपको देख के लग रहा है कि यही गलत होना चाहिए, है ना। अगर आप ध्यान देंगे तो यही गलत होना चाहिए। देखिए यही होना चाहिए गलत, क्योंकि देखिए एक ये है, क्या है, एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये आपका ट्रायंगल है। तो जब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, है ना, मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो मिलता है पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ये जो होता है ओ, ये इन सेंटर मान लीजिए आई क्या है, इन सेंटर। ये ट्रायंगल का नाम है ABC।
ठीक है जी। तो ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल इक्वल, और ये इक्वल होगा, ठीक है जी। और ये एंगल बाइसेक्टर है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका एंगल बाइसेक्टर बाहर अंदर में है ना, इंटरनली जब होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल BIC क्या होता है, BIC हो जाएगा। ये जो एंगल है आपका, ये एंगल, ये क्या होता है, ये एंगल BAC, ये क्या होता है, मान लीजिए एंगल BIC क्या होता है, 90 प्लस हाफ एंगल BAC, हाफ एंगल A/2, ठीक है, A/2 या एंगल BAC/2, ठीक है। हाफ एंगल A/2 नहीं, सॉरी एंगल A/2, हाफ एंगल A/2 मतलब एंगल A/4 हो जाएगा ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में, कि 90 प्लस क्या होगा, एंगल A/2, ठीक है जी, एंगल A/2। अब यहाँ पे जो सवाल बोल रहा है ये आप समझिएगा कि द एंगल फाउंड बाय एनी साइड द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स। तो ये बोल रहा है 90 डिग्री मोर देन, ठीक है, 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। तो 90 डिग्री ज़्यादा कैसे है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे A/2 आपका क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है द एंगल फाउंड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर, ये जो इन सेंटर है ये 90 डिग्री, इससे ज़्यादा, इससे जो है 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये होना चाहिए आपका 90 प्लस एंगल ए, ये इसका होना चाहिए क्या आपका, ये जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 90 प्लस एंगल ए, यानी एंगल ए से 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट कह रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल आपका जो थ्योरम है जो आपने पढ़ा है वो क्या है, ओरिजिनल आपने पढ़ा है कि आधा एंगल यानी ए का आधा से 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये क्या बोल रहा है, ए का आधा से 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ए से 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है जो कि आपका गलत है, और हमने जो पढ़ा है वो क्या है कि एंगल ए का आधा से 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपका पहला वाला ही गलत हो गया, लेकिन बाकी और चेक कर लेते हैं, बाकी चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे क्या ऐसे गलत हो गया पहला वाला ही, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी जो है समझना जरूरी है ना, अभी हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे, अभी समझ रहे हैं। द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। सर्कम परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर वो सेंटर होता है, ठीक है, जो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब मतलब कि बाहर से उसको, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है जी, तो बाहर से जब सर्कल बनाएंगे तो इसका जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या है, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इन सेंटर क्या बता रहा है जी, इन सेंटर जो है अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों की संगामिति का बिंदु है, ठीक है। तो इन सेंटर क्या है, इन सेंटर अभी आपने पढ़ा कि इन सेंटर ये है, ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मतलब जितने भी एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है, सबको एक जगह मिलाता है, वही बोल रहा है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, सबको एक जगह मिलाने वाला काम करता है ना। तो ये हो गया आपका सही बता रहा है ना, कि ये आपका भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड आपका कोई भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में ही डिवाइड करता है ना, 2:1 में ही डिवाइड करता है मीडियन को। तो ये भी आपका करेक्ट है, तो ये आपका तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या था, गलत था, है ना। और एक ही गलत होगा बेसिकली, तो एक ही गलत होगा, है ना। लेकिन हम लोग समझ लिए कि आगे क्या क्या होता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, कि सॉलिड कॉन विथ कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया हैज स्लांट हाइट 6√3 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज। एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से दुगना है कि त्रियक ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए फटाफट इसका ऊंचाई ज्ञात करते हैं ना। देखिए तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr_l, है ना, यही फॉर्मूला होता है। कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr_l। कोन जैसे हम लोग बनाते हैं तो कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, जैसे ये आपका कोन है, ठीक है जी। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है आपका ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये नीचे वाला बेस एरिया होगा, ये वाला आपका बेस एरिया होगा, ये वाला क्या होगा आपका बेस एरिया, और ये आपका कर्व सरफेस एरिया। तो बेस एरिया क्या होता है, πr², क्योंकि कोन में जो आपका बेस होता है वो सर्कुलर होता है, क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो हो गया πr_l, और πr_l यानी कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या है, ट्वाइस इट्स बेस एरिया। जो बेस एरिया है उसका 2 गुना है, जो कोन का जो बेस है उसका 2 गुना है, बेस एरिया का 2 गुना है। और बेस एरिया कितना है, πr², यानी 2 गुना πr² होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई कट गया,
ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कट गया तो एल बराबर क्या हो गया, एल बराबर 2r हो गया, एल बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे एल क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट दिया हुआ है 6√3, स्लांट हाइट क्या दिया हुआ है 6√3, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 3√3, क्या हो जाएगा आपका 3√3। अब इससे पूछ रहा हाइट क्या होगा, तो हाइट क्या होता है, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट हो जाएगा आपका, हाइट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो हाइट इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर, यानी 6 6 के 36 और 3 108, 108 माइनस ये 3 3 होती है 27 का अंडर रूट, है ना। 108 माइनस 27 का अंडर रूट यानी 81, 81 का अंडर रूट हो गया 81 होगा ना, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है, 9 सेंटीमीटर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days एंड अ वुमेन कैन फिनिश इट इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन एंड अ वुमेन वर्किंग एवरी टुगेदर एवरी डे। ठीक है जी, यहाँ सिंपल क्वेश्चन है कि एक आदमी कोई काम को 10 दिनों में करता है, और एक महिला आदमी कोई काम को 10 दिनों में करता है, और एक महिला जो है आपके महिला वुमेन है ना, महिला काम को 12 दिनों में करती है। तो अगर आदमी और महिला, ठीक है, आदमी पुरुष और महिला साथ में काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे 60, पुरुष का एफिशिएंसी 5, महिला का एफिशिएंसी पुरुष का एफिशिएंसी 6 होगा, मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया 6, मैन का एफिशिएंसी 6 और वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया 5। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 6 + 5 यानी 11 काम कर रहा है। ठीक है जी, एक दिन में कितना कर रहा है, 11 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना है, 60 है, टोटल काम कितना है 60 है। एक दिन में 11 काम, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60/11, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, 60/11 डेज। ठीक है, डेज इसका करेक्ट आंसर होगा, तो 60/11 डेज क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ़ 5y + 5/y = 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y² + 1/y²। आपसे बोला गया है 5y + 5/y = आपका 11 बोला है ना। आपको y² + 1/y² के लिए क्या चाहिए, y² + 1/y² का आपको वैल्यू निकालना है ना, 1/y² का आपको वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको y + 1/y का वैल्यू चाहिए होता है। अगर ये k होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका k² - 2। ठीक है, यही आपने पढ़ा है ना, यही हमने पढ़ा है। तो यही हमने पढ़ा है, तो हम लोग सीधे y + 1/y का वैल्यू निकालेंगे, y + 1/y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से सबको डिवाइड कर देंगे, सबको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y + 1/y = हो जाएगा 11/5। अब ये आपका k के बराबर हो गया। आपका वैल्यू क्या है, y² + 1/y² क्या होता है, k² - 2 क्या होता है जी, k² - 2। तो y² + 1/y² क्या होगा जी, k² - 2 यानी 121/25 - 2। तो हो जाएगा 25 दूनी 50, ये हो गया आपका 71। ठीक है, 71/25 कितना हो जाएगा जी, 71/25। तो ये हो गया आपका 25 दूनी 50, 21/25, 2 होल 21/25 डेज। ठीक है जी, अच्छा डेज सॉरी, ये हो जाएगा y² + 1/y² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होल 21/25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए जब भी आपका a + b अगर 90 डिग्री होता है तो साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर cos b, साइन a बराबर cos b ये होता है, और क्या होता है, cos a बराबर साइन b, यही होता है जी। ठीक है, क्लियर है, यही होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका साइन a - cos b बराबर 0, ये होगा। या फिर आपका क्या होगा, और cos a - साइन b बराबर 0, यही होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 50 + थीटा, ये क्या हो गया 50 + थीटा, ये हो गया 40 - थीटा, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री। तो यानी ये साइन a है और ये cos b है ना, a + b, ये क्या है, a + b क्या हो गया 90 डिग्री, यानी साइन a - cos b क्या होगा, ये होगा आपका 0। ठीक है, साइन a - cos b क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इफ़ a/b: b/c
and b equal to 96, then which of the following can be possible pair of values of a and c? कि a रेशियो b और ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, b रेशियो c और b बराबर 96 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा a और c के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये प्रोपोर्शनल में है ना, ये बेसिकली क्या है, a बाई बी इक्वल टू क्या है, b बाई सी। ये क्या है, प्रोपोर्शनल में, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ये बेसिकली क्या है, a बाई बी इक्वल टू b बाई सी। b बराबर 96 दिया है, तो a गुना c क्या है, a गुना c हो गया आपका 96 गुना 96। ठीक है जी। अब ऑप्शन में देखिए आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में चेक कीजिए। तो ऑप्शन में अब देखिए, सबसे पहले ना देखिए कि 96 का इसमें से कौन सा है जो आपका मल्टीपल है। सारा मल्टीपल है ना 96 का, ये भी 16 भी मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इधर भी देखना पड़ेगा आपको, है ना, इधर भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो 96 दूनी कितना होता है, 192। अगर आप 48 लेंगे तो 48 लेंगे, ठीक है, 48 लेंगे तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ से 2 निकल गया है ना, 2 निकल गया तो आपको 96 इंटू 2 यानी 192 करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब a बराबर अगर हम 32 लेंगे, है ना, 32 लेंगे तो बचा 3, यानी 96 गुना 3 कितना होता है, 288 ही होता है ना। 96 गुना 3 कितना होता है, 288। तो यह हो सकता है आपका ये 32 गुना 288 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या है आपका, आप देखिए तो आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे चेक करना था कि कौन सा मल्टीपल है। तो अगर आप देखें सारे मल्टीपल हैं तो आपको फिर अगला वाला देखना था कि अगला वाला मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है जी। अगर आप यहाँ 24 गुना 4 होता, 96 गुना 4 करना पड़ता। 96 गुना 4 कितना होता है, ये हो गया 90 गुना 4, 9 चक 36, 6 चक 24, 384 होता है, तो वो भी नहीं होगा। तो आप एक एक करके ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉट 85 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का वैल्यू इसमें से कौन सा है। कॉट 50, आप देखिए सारा 10 है, तो कॉट 85 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 5, क्या लिख सकते हैं, 10 5 डिग्री, 10 5 डिग्री। ठीक है जी। प्लस कॉस 75 क्या है, कॉस 75, कॉस 75 अब यहाँ साइन है, तो कॉस 75 क्या होता है, साइन 15 होता है, साइन 15 डिग्री। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ये करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 10 5 और साइन 15, 10 5 और साइन 15, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका वैल्यू आपको निकालना है ना, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू निकालिए, फटाफट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, बॉड मास का रूल लगता है, आपको पहले ही बताया मैंने, क्या लगता है, बॉड मास का रूल लगता है। तो बॉड मास का रूल लगता है तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, फिर यहाँ पे ऑफ का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3.5 इंटू 5। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 3.5 से जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, 3.5 माइनस 3.5 गुना 5, 3.5 गुना 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 4, क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 5, ये 1 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया 3.5 इंटू 4, लेकिन माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका -14, कितना हो गया, -14। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया आपका माइनस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का -14। ठीक है जी, -14। अब यहाँ से आपको यहाँ का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ से यहाँ का वैल्यू निकालना है। ये हो गया आपका -14। वर्बली भी कर सकते हैं ना, ये तो वर्बली आप कर सकते हैं। यहाँ 3.5 गया, यहाँ 3.5 इंटू 5 है, 3.5 आपने कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस 5, तो 3.5 इंटू -4 हुआ, तो माइनस बाहर निकाल के 14 हो गया, -14 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ बेसिकली आपको डिवाइड वाला पहले करना था, ये 2 बार में चला जाएगा, देख के भी लग रहा है। और 7.5 गुना 2 कितना होता है, 15, क्या हो गया आपका 15 माइनस 14, ये हो गया आपका ऑप्शन 1। ठीक है, क्या हो गया आपका 15 माइनस 14, ये हो गया आपका वैल्यू 1। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट at 7.25% per annum for the first 8 years, at 8.5% for the next 6 years, and at 6.5% for the final 4 years. If the total interest earned during these 18 years was 13,500, what was the original sum invested? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज
35,100 था, तो निवेश की गई मूल राशि में क्या थी, मूल राशि क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। अगर आप देखें हर जगह क्या है आपका 8 साल के लिए कुछ अलग दिया है, 6 साल के लिए कुछ अलग दिया है, 4 साल के लिए कुछ अलग दिया है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है। तो हम सारे जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं सबको हम क्या करेंगे पहले 8 साल में कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट मिला है ना। पहले 8 साल में, एक साल में अगर 7.25% इंटरेस्ट मिलता है, एक साल में अगर 7.25% इंटरेस्ट मिलता है तो 8 साल में कितना मिलेगा, 7.25 इंटू 8। बेसिकली यहाँ पे 3 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7.25 के हिसाब से 8 साल के लिए, 8.5 के हिसाब से 6 साल के लिए, और 6.5 के हिसाब से 4 साल के लिए दिया हुआ है। और टोटल इंटरेस्ट 35,100 है। ठीक है जी। तो देखिए अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन में समझिए, मान लीजिए आपका 100 रुपया प्रिंसिपल है, 100 रुपया प्रिंसिपल है। अगर आपसे बोला जाए कि 10% आपका रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, ROI 10% है। तो यानी पहला साल आप कितना कमाएंगे, 10 रुपया, फिर अगले साल कितना कमाएंगे, 10 रुपया, फिर अगले साल मान लीजिए 10 रुपया। तो 3 साल में आपने 30 रुपया इंटरेस्ट कमाया, 30 रुपया आपने इंटरेस्ट कमाया है ना। मान लीजिए 3 साल में आप कितना कमाए, 10 10 10 करके 30 रुपया। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए फटाफट, ये जो आपने 30 रुपया इंटरेस्ट कमाया, ये बेसिकली क्या है, ये 100 का 30% है। 100 का कितना है, 100 का 30% है। ठीक है जी। यानी आप 3 साल में 30% कमा रहे हैं, 3 साल में प्रिंसिपल का 30% आपने इंटरेस्ट कमाया। बेसिकली क्या है कि 10% को आप 3 बार गुना कर दीजिए, 10% को आप 3 बार गुना कर दीजिए। यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उतना साल आप मल्टीप्लाई करते जाइए, उतना इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल का कमा रहे हैं, उतना इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल का कमा रहे हैं। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट में है ना। SI का जो फॉर्मूला बताता है यही बताता है ना। SI का फॉर्मूला क्या बताता है, यही बताता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 7.5 के हिसाब से 8 साल तक का इंटरेस्ट कमाया, कितना कमाया, 7.25 नहीं, 7.25 के हिसाब से 8 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट कमाएगा, 8 साल में ये भाई कमाएगा आपका 7.25 गुना 8, यानी 8 7 56, और 0.25 को अगर 8 से गुना करेंगे तो आएगा 2, यानी 58%। कितना कमाएगा, 58%। ठीक है जी। ये आपका 58% ये 7.25 के हिसाब से कमाया, 7.25 के हिसाब से कमाया। ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका पहला 8 साल है ना, ये फर्स्ट 8 साल। ठीक है, ये 8 साल में। दूसरा है आपका 8.5% के हिसाब से 6 साल इंटरेस्ट कमाएगा है ना। 8.5 के हिसाब से 6 साल इंटरेस्ट कमाएगा। तो एक साल में 8.5, तो 6 साल में क्या होगा, 8 6 48, और 6 साल के लिए 0.5 को गुना करेंगे 6 से 3, तो 48 और 3 51%। 51% जो है अब 6 साल में कमाया। ठीक है, 14 साल का हो गया। फिर 4 साल में आपका 6.5% इंटरेस्ट हो गया। तो 6.5% अगर 4 साल में देखिए तो कितना हो गया, 26। कितना हो गया, 26। तो 26% जो है आपका अगले 4 साल में कमाएगा। यानी 18 साल में, टोटल 18 साल में इन्होंने इंटरेस्ट कितना कमा लिया भाई, 18 साल में 8 6 14 4 18 साल में इंटरेस्ट कितना कमा लिया भाई, 8 1 9 और 6 15, 5 5 10 2 12 1 13, 135% उसने इंटरेस्ट कमाया। ठीक है जी, क्लियर है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 3 साल में 30 रुपया इंटरेस्ट कमाता है, 3 साल में 30 रुपया इंटरेस्ट कमाता है, और इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना था, 30%। यानी 30% का वैल्यू क्या होगा, 30% का जो वैल्यू होगा वो इंटरेस्ट आपका 30% कमा रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है, 30 रुपये का बराबर, 30 रुपया के बराबर। तो 30% का वैल्यू 30 रुपये के बराबर, तो आप 1% का वैल्यू आपका 1 रुपया के बराबर, और 100% का वैल्यू क्या होगा आपका 100 रुपया के बराबर। और प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100 रुपया होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100 रुपया होता है। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल हमेशा 100 रुपया होता है। तो यहाँ भी आपका यही होगा कि 135% ये टोटल इंटरेस्ट है। कितना है जी, 135% आपका टोटल इंटरेस्ट है। और टोटल इंटरेस्ट क्या है सर, टोटल इंटरेस्ट है आपका 35,100 रुपया। टोटल इंटरेस्ट क्या है भाई, 35,100 रुपया। ठीक है जी, तो 135% का वैल्यू, 135% का वैल्यू क्या है, 35,100 के बराबर है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड निकालना है, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। और प्रिंसिपल क्या होता है भाई, प्रिंसिपल आपका होता है 100%, है ना जी। प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है। तो 135% का वैल्यू 35,100 के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है 100% का वैल्यू, है ना। तो आप एक काम कीजिए, 5 से काट दीजिए, सॉरी इसको ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पे कटम कुटुम कीजिए, है ना, कटम कुटुम कीजिए। तो यहाँ से आप देखिए क्या 5 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, है ना जी। और 5 से काटेंगे तो 7, ये हो गया 2, ये हो गया 0। ठीक है जी, 5 7 35, 7,020 होगा, माफ़ कीजिएगा 7,020। ठीक है जी, 7,020। और अब कटेगा 27 से कटेगा, 27 दूनी 54, और बचा 27 दूनी 54, है ना। 27 से आपका कट जाएगा,
या आप 9 से काटिए, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 8 72, 9 7 9 3 27, 9 7 63 और ये बचा आपका 60, 9 8 72, ये 0, ठीक है। 3 से काटिए तो 26, क्या हो गया 26। तो 1% का वैल्यू किसके बराबर है, 1% का वैल्यू आपका 260 होगा, है ना, 260 के बराबर है। 1% का वैल्यू क्या है, 260 के बराबर है, ठीक है जी। 15 से भी आप डायरेक्ट काट सकते थे ना, 15 नंबर 135, देखिए 5 से काटे फिर 3 से काटे तो 15 नंबर 135, 15 से ये कट जाता है, 15 दूनी 30 बचता 15 3 45, 15 चौके 60, ठीक है, हो जाता। तो 1% का वैल्यू 260 के बराबर। आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, 100% का वैल्यू क्या होगा, ये होगा आपका 26,000 के बराबर। कितना होगा, 26,000 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। चलिए फटाफट देखते हैं अगला सवाल। क्या thief is chased by a policeman and distance between them is 3 kilometer. The speed of policeman is 75 km per hour and the speed of the thief is 60 km per hour. The policeman will be able to catch the thief when the thief would have covered the distance of, ठीक है, किलोमीटर में निकालना है, डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर। कि एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है और चोर की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये चोर पुलिस वाला हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना, कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पुलिस है भाई, और यहाँ पे आपका चोर है ना, थीफ है। अब क्या है, पुलिस इसको पीछा करता है, इनके बीच का दूरी क्या है, 3 किलोमीटर आपका दिया हुआ है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है। तो जब 3 किलोमीटर दिया हुआ है तो अब क्या है, पुलिस इसका पीछा करता है, 3 किलोमीटर दूर में आपको चोर को देखता है, फिर पीछा करना स्टार्ट करता है। तो चोर भी दौड़ना स्टार्ट करता है, पुलिस भी दौड़ना स्टार्ट करता है, चोर भी दौड़ता है, पुलिस भी दौड़ता है, और कहीं जाके यहाँ पे चोर पकड़ा जाता है, कहीं जाके यहाँ पे चोर पकड़ा जाता है। इस पॉइंट पे पुलिस और चोर का मिलन हो जाता है। पुलिस का स्पीड कितना है, 75 दिया हुआ है, पुलिस का स्पीड क्या है 75 किलोमीटर पर आवर, और चोर का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। यही आपसे क्वेश्चन है कि पुलिस जो है 75 किलोमीटर का स्पीड से जोड़ता है, चोर जो है 60 किलोमीटर का स्पीड से जोड़ता है। उनके बीच का डिस्टेंस अभी 3 किलोमीटर है जब पुलिस ने चोर को देखा, है ना। दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं, पुलिस जाके यहाँ पे कहीं पे पकड़ लेता है चोर को, ठीक है जी। यही आपका दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि द पुलिसमैन विल बी एबल टू कैच द थीफ व्हेन द थीफ वुड हैव कवर्ड द डिस्टेंस, ठीक है। पुलिसमैन, ठीक है, पुलिसमैन जब चोर को पकड़ा, जब पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा, क्या किया, पकड़ा, तब उस समय चोर जब जहाँ पर था वहाँ से लेके जब पुलिस उसको पकड़ता है तब तक कितना किलोमीटर कवर कर लिया होगा, ठीक है जी। यही आपसे पूछ रहा है। पुलिसमैन ने जब चोर को पकड़ा, तो जब चोर यहाँ से भागना स्टार्ट किया, पुलिसमैन इसको यहाँ पे पकड़ लिया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जब पुलिस चोर को पकड़ लेता है तो चोर जब भागता है, भागना स्टार्ट करता है, तो कितना दूरी तक भागता है जब तक कि उसको पुलिस ना पकड़ ले। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है जी, क्लियर है। तो देखिए इसका मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, क्या करते हैं कि आपको जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड से हम लोग रिलेटिव टाइम से सब कुछ करते हैं ना। तो सबसे पहले आपको देखिए कि पुलिस जो है, आपको पहले हम लोग देखेंगे कि जो पुलिस है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा और चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ये आपको निकालना है। तो बेसिकली हम लोग ये रिलेटिव टाइम होता है ना, रिलेटिव टाइम होता है कि पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा, पुलिस भाई साहब को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा, वही टाइम आपको चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, है ना। वही टाइम आपको चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, क्योंकि दोनों एक जगह एक ही टाइम एक बार में मिल जाते हैं, है ना। पुलिस और चोर यहाँ पे जब मिलते हैं तो पुलिस जब यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा, चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि दोनों वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, उसका क्या होगा, रिलेटिव टाइम निकालेंगे। तो रिलेटिव टाइम क्या होगा, रिलेटिव टाइम होगा आपका, देखिए रिलेटिव टाइम क्या होगा, रिलेटिव टाइम होगा, ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर, रिलेटिव डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर नहीं, 3 किलोमीटर, ठीक है जी। ये टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या होता है, स्पीड। तो ये डिस्टेंस आपका रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, है ना। सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का सम लेते हैं। तो स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया, 15। ये आपका टाइम लग गया, ठीक है जी। इतना टाइम आपको लगा चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में, पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में, और चोर को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 3/15 आवर, ठीक है जी। अब ये चोर का टाइम निकल गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 3/15, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 3/15 घंटा। और चोर का स्पीड क्या है जी, चोर का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए
चोर का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है जी, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम आपका 3/15 और डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस है आपका सॉरी स्पीड कितना है जी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम आपका निकल गया, कितना निकल गया, 3/15। और स्पीड क्या है जी, चोर का स्पीड है जी 60 किलोमीटर पर आवर। कितना है जी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो ये आप गुना कर देंगे 60 से, तो यही आपका डिस्टेंस तय करेगा चोर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चोर का डिस्टेंस क्या होगा, 3/15 गुना 60, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, ये हो गया आपका 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगा चोर। ठीक है, चोर जो है 12 किलोमीटर चला जाएगा, है ना, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ए शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम्स एज गिवन बिलो टू सेल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफर्स द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट। एक शॉपकीपर जो होता है 3 स्कीम देता है सेल में। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो 3 प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके लिए 3 प्रकार का स्कीम उसने निकाला है। 3 प्रकार का स्कीम निकाला है, तो कौन सा स्कीम, और ये तीनों स्कीम ये है, ये तीनों स्कीम क्या है, ये है। तो इनमें से कौन सा स्कीम में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, है ना, कौन सा स्कीम में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। पहला स्कीम क्या है, बाय 6 गेट 4 फ्री, मतलब आपको 6 खरीदने पर 4 फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्काउंट परसेंट क्या होता है कि जितना आपने फ्री लिया वो आपका ऊपर आएगा और टोटल आर्टिकल नीचे आएगा, यानी 4/10 गुना 100, यही आपका डिस्काउंट परसेंट होता है। ये 40% का डिस्काउंट मिला पहला स्कीम में, कितना मिला, 40%। ठीक है जी। दूसरा स्कीम में बाय 5 गेट 5 फ्री, तो दूसरा स्कीम डिस्काउंट 1, ठीक है, डिस्काउंट 2, यानी दूसरा स्कीम का डिस्काउंट 5/10 गुना 100, ये हो जाएगा 50%। दूसरा में आपको 50% का डिस्काउंट मिला, यानी अभी बी आपका जीत रहा है, आपका बी क्या हो रहा है, जीत रहा है, यानी बी में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अभी मिल रहा है, यानी ए ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ए होगा नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बोला, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18% एंड 24%, 18% और 24% का 2 क्रमागत छूट। ठीक है, 2 क्रमागत छूट बोला है, तो 18% और कितना बोला है, 24%, तो ये 2 क्रमागत छूट, यानी 18 + 24 माइनस 18 गुना 24/100, यही होगा जी। अब मुझे ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप मतलब एग्जाम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधे देखिए, ये कितना है, 18 × 4 = 42, तो ये जो होगा आपका 42 से कम ही होगा, है ना, जब माइनस करेंगे कुछ तो 42 से कम होगा, 42% से कुछ कम होगा, है ना। डिस्काउंट 3 क्या होगा आपका, 42% से कम होगा। तो हम मुझे पता है ऑलरेडी कि एक में आपका 42 से ज़्यादा ही है, 50 है, तो इसका मतलब बी में ही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिला होगा, है ना। इसमें तो आपका 42 से कम ही डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि बी जीत रहा है, यानी बी में ही आपका सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिला होगा। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें मिला होगा, बी में, तो केवल बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, केवल बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इफ़ x इज ग्रेटर देन 4, अगर x क्या है आपका, x इज ग्रेटर देन 4 बोला मैं, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 0, माफ़ कीजिएगा, x इज ग्रेटर देन 0, है ना। अगर x आपका 0 से बड़ा है और x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 = 142 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x का पावर 7 + 1/x का पावर 7। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना। चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखिए x का पावर 7 है ना, अब यहाँ पे देखिएगा x का पावर 7 + 1/x का पावर 7 लाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको पहले पता करना है। तो x का पावर 7 लाने के लिए आपको x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, x का पावर 3 + 1/x का पावर 3 से, और आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, x + 1/x, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए ये करके x का पावर 7 हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 7 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/x का पावर 7 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा जो आपका माइनस होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/x होगा जो आपको माइनस होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो आपको चाहिए x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x चाहिए, है ना। तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 क्या है, 142 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आपको x³ + 1/x³ चाहिए। ठीक है जी, x³ + 1/x³ के लिए आपको क्या चाहिए, x + 1/x। तो देखिए x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 अगर आपका 142 है ना, 142 है, तो आपका x² + 1/x² क्या होगा, ये होता है आपका √142 + 2। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, 1/x का पावर 4 अगर मान लीजिए आपका k है, तो x² +
1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट के प्लस 2, अंडर रूट के प्लस 2। ठीक है जी, कैसे होगा, देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर 2 जोड़ दीजिए। ठीक है जी, एक सेकेंड, ये आपका आया कैसे, ठीक है, एक्स का पावर 4। ठीक है जी, सॉरी इसमें नहीं दो जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें आप 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के प्लस 2। अब जब ये रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर रूट डालना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए आपका के प्लस 2 हो जाता है, अंडर रूट के प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 12, कितना हो गया 12, 144 का अंडर रूट 12 होता है। ठीक है जी, अब इसी तरह आपको x प्लस 1 बाय एक्स भी आपका इसी तरह आएगा, x प्लस 1 बाय एक्स क्या होगा, अंडर रूट 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 यानी अंडर रूट 14, अंडर रूट 14। ठीक है जी, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए फटाफट, है ना, फटाफट बताइएगा, है ना, कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होगा। अगर x प्लस 1 बाय एक्स रूट 14 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होता है, के क्यूब माइनस 3 के कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, के कॉमन ले लेते हैं यानी 14, ये हो गया आपका 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं के, तो ये होता है के क्यूब, है ना, के क्यूब, ये हो गया आपका के, ये क्या हो गया आपका के, है ना, इसको मान लेंगे के, तो क्या हो जाता है आपका के क्यूब माइनस 3 के क्यूब माइनस 3 के, तो के हम लोग कॉमन ले लेंगे। इस जब आपका रूट में रहेगा ना तो के कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 3 के, सॉरी 3, क्योंकि आपका इसमें क्या होता है ना, ईजी हो जाएगा, चीज़ें निकालना ईजी हो जाएगा। तो आप सीधे ये हो जाएगा 14, और ये हो गया 14 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 14 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 माइनस 3 11, तो 11 रूट 14। ठीक है जी, क्लियर है। ये रूट 14 का स्क्वायर, ठीक है, रूट 14 का स्क्वायर क्या होता है, ये 14 होता है ना, क्या होगा 14 ही होगा, है ना, 14 ही होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू आपका हो गया 11 रूट 14, और इसका वैल्यू हो गया रूट 14। ठीक है, रूट 14, है ना। तो अब आपको क्या करना है, निकालना है ना, निकालना है चीज़ को। तो 2 चीज़ लगा सकते हैं आप, यहाँ पे डेसिमल सम लगा सकते हैं या फिर आप सीधे निकाल सकते हैं। यहाँ पे सीधे निकालना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि 142 को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना, 142 को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। ये 2 हो गया, 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 1562 माइनस 1 1561, कितना हो गया 1561 रूट 14, 1561 रूट 14 क्या होगा, करेक्ट होगा। जब यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आसान है तो क्यों हम करें झंझट वाला काम, है ना, जब कैलकुलेशन आसान है तो क्यों करें झंझट वाला काम। तो 142 गुना 11 आसान है ना, 142 गुना 11 आपका ऐसे भी कर सकते हैं, 1420 प्लस 142 जोड़ दीजिए, या फिर 142, फिर आप 142 यहाँ लिखिए, 142 फिर 1 हटा के 142 फिर से लिख दीजिए और जोड़ दीजिए दोनों। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे 142 गुना ये करके 1562 होता है, और यहाँ पे माइनस 14 था, 14 था, तो माइनस 1 कर देंगे, तो 1561 रूट 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1561 रूट 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए क्यूबाइड हैविंग डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड चाहिए, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है जी, तो LB यानी 7 × 5 = 35, 2 35, BH क्या हो गया 77, और HL कितना हो गया, ये हो गया 55। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप यूनिट डिजिट वाला काम कर सकते हैं ना, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है, तो हम लोग यूनिट डिजिट लगा देंगे। 7 और 5 12, 12 और 5 17, यानी 17 यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो ये आपका 334 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है। ऐसे आप जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 132 और 35, 167 गुना 2 गुना 167, 334 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप टाइम बचाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं ना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल समझिए कि 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% इज बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% इच, है ना।
अगर आप 30% का 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट देते हैं, है ना, 30% का 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट देते हैं, ठीक है, जो वैल्यू आया, ठीक है, जो वैल्यू आया, और 30% का 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट देते हैं। डिक्रीमेंट मतलब कि आप उसको डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों में जो वैल्यू आया तो पहला वाला जो है दूसरे वाला का कितना परसेंट ज़्यादा है। यानी आप 30% का 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट देते हैं, तो 30% का 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट मतलब 30 + 30 प्लस ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, a + b + ab/100, ठीक है। ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट जब आप इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, a + b - ab/100, ये आप जब डिक्रीज करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आया। तो जब आपने क्या किया, इंक्रीमेंट दिया, यानी 30 + 30 प्लस 30 × 900/100 यानी 9, ये हो गया आपका 69%। कितना हो गया, आपने 69% का इंक्रीज किया। कोई मान लीजिए कोई सामान जो है 100 रुपया का है, मान लीजिए सामान जो है आपका 100 रुपया, उसमें आपने 30% का 2 इंक्रीमेंट दिया। क्या किया, 2 इंक्रीमेंट दिया, तो कितना हो जाएगा, 100 का सामान 69 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 का सामान 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169, यानी 69 आपने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 69। तो यही बोल रहा है 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30%, यानी जब आप 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट देते हैं 30% का, तो कितना आता है वैल्यू आता है 69। कितना आता है, 69, ठीक है जी। अब 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट देंगे, यानी 30 + 30 माइनस ये हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 51। कितना हो जाएगा, 51% या 51 बोल दीजिए, ठीक है जी, 51% या 51 बोल दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 51, है ना। 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट देने पर आपका आंसर आया कितना, 69। कितना आया जी, 69। और 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट देने पर कितना आया, 51। तो ये जो आपका 69 है, ये 51 से कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये जो 69 है, ये जो 69 है, ये 51 से कितना ज़्यादा है, आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, ठीक है, 18 ज़्यादा है, तो 18/51/100, ठीक है जी। ये जो आपका 69, ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 6 जो है आपका 5 से कितना ज़्यादा है, 6 5 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और कितना परसेंट ज़्यादा है आपको निकालना है। तो जितना ज़्यादा है आप वो वैल्यू निकालिए, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू से पूछा गया उससे कितना ज़्यादा है। जो ओरिजिनल नंबर से पूछा गया कि उस ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है, तो ये नंबर से पूछा गया इस नंबर से कितना ज़्यादा है, तो नीचे क्या आएगा, 5 आएगा, है ना, नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। उसी तरह ये आपका 51 से कितना ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है, और नीचे क्या आएगा, 51 आएगा। ये 2 बार में करेंगे तो लगभग 36% आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, 36%। तो आसपास देखिए 36% से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, ज़्यादा लिया हमने, तो इसका वैल्यू थोड़ा कम होगा। तो 35.29 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल है ना। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि आपका डिजिट सम लगा दीजिए, 9 का डिजिट सम लगा दीजिए, या सम जितने भी सम करके आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर दूसरा रूल क्या है, डिजिट सम लगा लीजिए। दोनों एक ही रूल है, बेसिकली एक ही रूल है। देखिए बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं आप 9 प्लस मान लीजिए 18 प्लस 27 कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका एक बार में चला जाएगा, है ना, ये आपका एक बार में चला गया, ये 2 बार में चला गया, 3 बार में चला, सब डिवाइड हो जाता है। तो डिजिट सम का मतलब ये होता है कि आप 9 काट दीजिए, क्योंकि वो 9 आपका कट जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से कट जाएगा, तो आप जोड़ के काट दीजिए। 5 और 4 9 हो गया, और ये 9 हो गया, 7 6 13, 13 यानी इसका डिजिट सम 4 आ गया, तो ये नहीं डिवाइड होगा। 7 2 9, 4 3 7, 8 7 15, 15 यानी 8 हो गया, 6 हो गया, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है जी। ये हो गया आपका 9 हो गया, और ये हो गया 9 हो गया, 6 5 11, 11 2 13, 6 और 5 11, 11 8 19, 19 2 21, 21 यानी 3, डिजिट सम क्या होगा 3, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए 8 1 9 6 3 9, ठीक है, 6 और 3 9 0, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखो आप, आगे क्या है, सपोज ट्रायंगल PQR एंड STU कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, PQR और STU 2 ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है, अंडर AS है, ASA कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है। अगर PQR बराबर 60 डिग्री है, PRQ बराबर 30 डिग्री है, एंड STU बराबर 60 डिग्री है, तो TSU बराबर आपको निकालना है, ठीक है जी। 2 ट्रायंगल है आपका, एक है आपका ट्रायंगल PQR, ठीक है, देखिए समझिएगा, ये ट्रायंगल PQR, दूसरा ट्रायंगल है ST, क्या है आपका STU, और ये आपका PQR, ये कॉन्ग्रुएंट है किससे, ASA प्रॉपर्टी, यानी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है। PQR बराबर 60 है, ठीक है जी, PRQ बराबर क्या है 30 है,
PRQ बराबर 30 है। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट है आपका PQR और STU कॉन्ग्रुएंट है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है ये भी 60 होगा, ये भी 30 होगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है TSU यानी TSU, तो ये 60 30 90 तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना जी। 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। हाँ ये देखिए ये दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड्स इन रुपीज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम डोनेशन एंड दोज फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। द इंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, अब मैं ये समझाता हूँ आपका डायग्राम। ये जो पाई चार्ट है ये बता क्या रहा है, ये पाई चार्ट बेसिकली क्या है कि एक स्कूल है ना, कोई स्कूल है, वहाँ पे डिफरेंट तरह का फंड मिलता है। ठीक है, स्कूल को चलाने के लिए अलग अलग जगह से फंड मिलता है। ठीक है जी, तो फंड का जो सोर्सेस है, तो ये आपका सोर्सेस बता रहा है ना, कि किस सोर्स से आपका फंड मिल रहा है। और यहाँ पे जो फंड यूज किया गया, ठीक है, जितना आपका फंड आया, टोटल फंड कितना है 10 लाख, कितना आपका 10 लाख टोटल फंड है आपका 10 लाख। तो ये सोर्सेज से आपको 10 लाख रुपए मिला, और ये 10 लाख जो है ये स्कूल यूज करता है। तो कहाँ कहाँ यूज किया, जैसे स्कूल मेंटेनेंस में यूज किया, कुछ रिजर्व रखा मतलब कुछ बचा के रखा, स्कॉलरशिप में कुछ खर्चा किया और पेमेंट में खर्चा किया। और रिसोर्सेज कहाँ है आने के, पैसा आने का रिसोर्सेज कहाँ है कि गवर्नमेंट एजेंसी से आता है 12%। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बढ़िया से आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट एजेंसी से 12%, NGO से आपका 38%, डोनेशन से 35% और इंटरनल रिसोर्स से 15%। ये आपका सोर्सेस है। ठीक है जी, और टोटल 10 लाख रुपया आपका आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है, 10 लाख रुपया स्कूल को फंड मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड्स एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम डोनेशन एंड दोज फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी। यानी डोनेशन से जितना फंड स्कूल को मिला और गवर्नमेंट एजेंसी से जितना फंड स्कूल को मिला, दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, गवर्नमेंट एजेंसी से जितना फंड मिला और डोनेशन से जितना फंड मिला उसका डिफरेंस बताइए। तो अगर हम देखें तो डोनेशन से 35% मिला फंड और गवर्नमेंट एजेंसी से 12% मिला, यानी 23% का डिफरेंस है। तो मुझे एक बात बताइए, पूरा पाई चार्ट कितना होता है, 100% होता है ना। पूरा पाई चार्ट क्या होता है, 100%, यानी 100% का वैल्यू क्या है, 10 लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर है। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस यानी 23%, तो 23% क्या हो जाएगा आपका, 23% का वैल्यू हो जाएगा आपका 2.3 लाख के बराबर, 2.3 लाख यानी 2,30,000। कितना हो जाएगा आपका, 2,30,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला सवाल क्या होगा, स्टडी द गिवन बार ग्राफ केयरफुल्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बार ग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है जी, क्या है क्वेश्चन कि द डिमांड ऑफ कंपनी P इज व्हाट % ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी Q। अब ग्राफ पहले पढ़िए, ग्राफ क्या है, एक P कंपनी है एक Q कंपनी है, इसका डिमांड और सप्लाई है ना, डिमांड और सप्लाई है ना, ये आपका डिमांड दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, कि इतना डिमांड होता है इतना सप्लाई, इतना डिमांड इतना सप्लाई। तो यहाँ बेसिकली डिमांड के बारे में पूछ रहा है, तो ये 32, ठीक है 3276 है और ये 4550 है, 4550 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द डिमांड ऑफ कंपनी P, कंपनी P का डिमांड, कंपनी P का डिमांड क्या है 3276 इज व्हाट % ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी Q। ठीक है, और कंपनी Q का डिमांड कितना है 4550। तो डिमांड ऑफ कंपनी P जो कि आपका 3276 है, ये डिमांड ऑफ कंपनी Q जो कि आपका 4550 है, ये इसका कितना % है, तो कितना % है भाई, 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा है ना। तो 3276 4550 का कितना % है, 0 0 काटेंगे, ये हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा आपका 91 बार में, 13 दूनी 26, ये बचा 6, 13 5 65, 13 दूनी 26, 13 7 91, 7 से चला जाएगा ये, 7 21 और 7 6 42, 72%। कितना हो जाएगा जी 72%। तो 72 डिमांड ऑफ कंपनी P का डिमांड कंपनी Q का 72% के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोगों ने 26 क्वेश्चन पूरे कर लिया है ना। और इस 26 क्वेश्चन में हम लोगों ने डिफरेंट लगभग सब टॉपिक के क्वेश्चन किए है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है। और ये शिफ्ट देखा जाए तो ज़्यादा टफ नहीं था है ना, कुछ शिफ्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ आए थे है ना, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जो है अभी रिकॉर्डेड क्लास से प्रैक्टिस करते रहिएगा, कमेंट में डाउट वगैरह बताइएगा। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए।